हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं योन ट्यूशन। तो आज मैं एनवायरमेंटल साइंस या फिर एनवायरमेंटल एजुकेशन कह लो या फिर एनवायरमेंटल स्टडीज़ कह लो, तो इसके क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर को लेकर आया हूँ। बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे यूट्यूब चैनल पे कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको इसे बहुत ही शॉर्ट और सिंपल तरीके में ज़बरदस्त तरीके से आपको समझा दूंगा, लेकिन आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, ठीक है। और अगर इस लेक्चर की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो चलिए देर ना करते हैं, फटाफट इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला बात तो है एनवायरनमेंट का मतलब क्या है। तो एनवायरनमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग। ये जो एनवायरनमेंट वर्ड आया है ये फ्रेंच वर्ड से आया हुआ है, एनवायरनमेंट से आया हुआ है। इसका मतलब होता है टू एनसर्कल या फिर सराउंड। तो हमारा जो आसपास एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना, ये सारे प्लांट्स के या फिर हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। या फिर टेम्परेचर कह लो, विंड कह लो, एनर्जी कह लो, तो ये सारे को अगर मिला दो ना, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स, लिविंग कंपोनेंट्स को हम लोग बायोटिक कहते हैं और नॉन लिविंग को हम लोग एबायोटिक कहते हैं। तो इन सारे को मिला दो तो एनवायरनमेंट बन जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो है एनवायरनमेंट साइंस जो है ये आपका इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। ये बोथ साइंटिफिक या फिर सोशल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन द वर्ल्ड, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो उसके बाद देख लेते हैं कि एनवायरमेंटल साइंस के कितने सारे ब्रांचेस है। तो इसके कई सारे ब्रांचेस हैं ना, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो इतने सारे ब्रांचेस है। इकोलॉजी कह लो, केमिस्ट्री कह लो, फिजिक्स कह लो, जियोलॉजी कह लो, ज्योग्राफी कह लो, है ना, डेमोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कुछ भी कह लो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो अगर एनवायरनमेंट को अगर क्लासीफाई करें तो हम लोग फिजिकल एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, कल्चरल एनवायरनमेंट में बांट सकते हैं। फिर फिजिकल एनवायरनमेंट को भी हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। तीनों को देखेंगे डिटेल में, ठीक है। और अगर बायोलॉजिकल को बांटो तो स्पेशली हम लोग ज़्यादातर फ्लोरा और फाउना के बारे में ही पढ़ते हैं, ठीक है। और कल्चरल एनवायरनमेंट में देखो तो सोसाइटी, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के कौन से कंपोनेंट्स है। सबसे पहला जो कंपोनेंट है, 2 ही कंपोनेंट होते हैं, एक तो एबायोटिक और दूसरा होता है बायोटिक। एबायोटिक में सारे जो नॉन लिविंग्स हैं ना वो आ जाएंगे, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया। उसके बाद बायोटिक में सारे लिविंग्स जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे आ जाते हैं। तो ये रहा कुछ पिक्चर से भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद हो गए कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के कितने कंपोनेंट्स हैं। तो एनवायरनमेंट के टोटल 4 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें से सबसे पहला एटमॉस्फेयर है, उसके बाद लिथोस्फीयर, उसके बाद हाइड्रोस्फीयर, उसके बाद बायोस्फीयर। एक एक करके चलिए फटाफट देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारा एटमॉस्फेयर देखना है, एटमॉस्फेयर के बारे में हमें देखना है। तो एटमॉस्फेयर क्या है। तो एटमॉस्फेयर मोस्ट प्रोबेबली जो है ना, ये हमारा जैसे कि अर्थ है, ये अर्थ हमारा एक ऐसा लौता सोलर सिस्टम में प्लैनेट है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है। और इसको सपोर्ट करने का बहुत सारे रीजंस है, क्योंकि इसके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी है और उस यूनिक एटमॉस्फेयर के वजह से यहाँ पे लाइफ सपोर्ट करते हैं। तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो एक तरीके से ब्लैंकेट है, एक ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है जो कि सराउंड करके और अर्थ पे प्लांट्स यानी एयर एनिमल्स को जीवन देता है। ये क्या करते हैं, ये जितने भी कॉस्मिक रेज होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सन के रेडिएशन को भी डैमेज कर देते हैं या फिर फिल्टर कर देते हैं। तो इसमें इसके कॉम्पोजिशंस बहुत सारे हैं। तो इसमें कॉम्पोजिशन सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नाइट्रोजन 78.1% है, ऑक्सीजन है 20.9, फिर वाटर वेपर है, आर्गोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कई सारे इतने सारे परसेंटेज यहाँ पे बताए गए, तो ये सारे देख लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर, उसके लेयर्स कितने हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये हमारे 4 लेयर्स में बटे हुए हैं, है ना। आप अगर नीचे से देखो, रुक जाओ मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है, जूम आउट कर देता हूँ तो समझ में आ जाएगा। तो आप अगर नीचे से देखो तो ये सबसे पहला जो है हमारा ट्रोपोस्फियर है, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर। तो इसमें से सबसे पहला जो ट्रोपोस्फियर है वो 0 से लेके 11 किलोमीटर तक होता है, ठीक है, याद रखना 0 से लेके 11 किलोमीटर। फिर जो स्ट्रेटोस्फियर है वो 11 से लेके 50 किलोमीटर तक होता है। फिर मेसोस्फियर जो है वो 50 से लेके 85 किलोमीटर तक होता है। और फिर उसके बाद थर्मोस्फियर जो है वो 85 से लेके 500 किलोमीटर तक है। इन सारे को अगर मिला दो तो ये करीब करीब 500 किलोमीटर के आसपास हमारा अर्थ का सराउंडिंग्स कहलाता है, ठीक है। इतना डिटेल में नहीं चाहिए आपको, इतना जानने से काफ़ी है आपके लिए। उसके बाद
उसके बाद देख लेते हैं कि 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। तो 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में सबसे पहला जो है ट्रोपोस्फेयर, मैंने बताई आपको ट्रोपोस्फेयर क्या है, फिर भी एक बार आप देख सकते हैं कि ट्रोपोस्फेयर क्या है। अगर आपको डिटेल में देखना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना परसेंट इसमें वाटर वेपर है, कितना परसेंट कौन से गैसेस है, वो सारे इसमें यहाँ पे दिए गए। फिर स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में देख लेना है कि ये कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। फिर उसके बाद मेसोस्फेयर के बारे में देख लेना है, ठीक है, यहाँ पे कौन से गैसेस है, क्या करते हैं, यहाँ पे कितना कितना किलोमीटर से कितना किलोमीटर तक है। उसके बाद थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर के बारे में देखना है कि थिकनेस कितना है इसका। फिर उसके बाद गामा रेज, एक्स रेज और सन रेज के बारे में, ठीक है। एक्सोस्फेयर लास्ट में बताया गया। अच्छा, सब उसके बाद आते हैं हम लोग लिथोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर क्या है? तो लिथोस्फेयर के बारे में बता दूं कि ये दिस इज द आउटर मेंटल ऑफ द सॉलिड अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ मिनरल एंड सॉइल। तो आप सोच रहे हैं कि लिथोस्फेयर क्या है? तो सॉलिड पार्ट जो होता है ना हमारे अर्थ का, उसे हम लोग लिथोस्फेयर करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ना कि अर्थ क्रस्ट ये हमारे 3 भागों में, अलग अलग भागों में बटा है ना, अर्थ, मेंटल, कोर है ना, और क्रस्ट। तो इसमें देख लेते हैं कि सॉइल जो है वो मोस्ट प्रोबेबली इंपॉर्टेंट है लिथोस्फीयर में, जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर्स या फिर वाटर जो है ना ये कंसिस्ट करते हैं। और बहुत सारे मिनरल्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे, ये सारे आप अगर मिनरल्स देख रहे होंगे तो ये सारे मिनरल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोस्फीयर देख लेते हैं कि हाइड्रोस्फीयर मतलब क्या है। हाइड्रोस्फीयर का मतलब ये होता है कि ये वाटर से रिलेटेड चीज़ है, ठीक है। तो वाटर्स कहाँ से हमें मिलता है? ओशन से, सी से, रिवर से, लेक से, रिजर्वेयर से, ग्लेशियर से, पोलर आइस केप से और ग्राउंड वाटर है ना, ये सब के बारे में यहाँ पे बताया गया। तो 71% ऑफ अर्थ जो है वो सरफेस वो तुम्हारा वाटर से ही कवर्ड है, ठीक है। लेकिन इसमें से 97% जो अर्थ के वाटर है वो सब ओशन में ही है, ठीक है। 3% ही है फ्रेश वाटर, जिसमें से कि 79% ऑफ दिस है ना वो पोलर आइस कैप में ही छिपा हुआ है। 20% तुम्हारा लॉक्ड है अंडर द ग्राउंड और 1% ही हमारे पास अवेलेबल है हमारे पीने के लिए। तो ये थोड़ा डाटा है। आप यहाँ पे अगर डायग्राम से देखो तो यहाँ पे ये ओशन में 97 है, 2% फ्रोजन है और 1% ही हमारे लिए अवेलेबल है ये पीने के लिए, ठीक है। यहाँ से भी आप डायग्राम से देख सकते हैं। उसके बाद हो गया बायोस्फीयर, ठीक है। तो बायोस्फीयर में क्या है? तो बायोस्फीयर भी जानना बहुत ज़रूरी है कि बायोस्फीयर है क्या एक्चुअली में। तो अगर बायोस्फीयर को अगर एक्चुअली में समझने जाओ तो बायोस्फीयर इज अ लेयर ऑन द अर्थ इन विच लाइफ कैन एग्जिस्ट। तो इसमें लाइफ क्या एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। द लेयर एक्सटेंड्स 6 किलोमीटर से लेकर करीब करीब 8 किलोमीटर्स तक है, यानी कि यहाँ पे मीटर्स में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कभी कभार डाटा थोड़ा इधर उधर हो जाता है। यहाँ पे 6000 मीटर से लेके 10,000 मीटर के बारे में बताया गया, तो वो थोड़ा 19 में इसी के अंदर सारे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर आ जाता है बायोस्फीयर के अंदर ही, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर के अंदर है ना ये हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटर, लिथोस्फीयर यानी कि सॉइल, अर्थ या फिर लैंड कुछ भी कह लो, एटमॉस्फेयर यानी कि हवा, वायु जो हम लोग कह रहे थे, और ये तुम्हारा इकोस्फीयर, वन्य जीव, ठीक है। तो ये सब। अच्छा, उसके बाद टाइप ऑफ एनवायरनमेंट देख लेते हैं कि एनवायरनमेंट कितने तरीके के होते हैं। एनवायरनमेंट 2 तरीके के होते हैं, एक तो नेचुरल होगा, दूसरा मैन मेड होगा, है ना। नेचुरल जो कि पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे कि पहाड़, झरने, ये ना, नदी, ये सारे क्या है, नेचुरल है। और मैन मेड जैसे कि हम लोग खुद से बनाते हैं ना, पार्क, चाहे तुम पार्क कह लो, चाहे तुम पॉन्ड कह लो, ये कुछ भी कह लो जो कि आर्टिफिशियली बनाया गया मैन द्वारा, उसे हम लोग मैन मेड एनवायरनमेंट कहते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या है एनवायरनमेंट एजुकेशन का। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है अवेयरनेस, दूसरा है नॉलेज, तीसरा है एटीट्यूड, स्किल और पार्टिसिपेशन। तो थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ अवेयरनेस का मतलब क्या है। तो अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी टू द एनवायरनमेंट एंड एनवायरमेंटल चैलेंज, ताकि हमें अवेयर रहना चाहिए और दूसरों को भी अवेयर करना चाहिए कि क्या क्या एनवायरमेंटल चैलेंजेस आ रहे हैं। नॉलेज, हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है एनवायरनमेंट के बारे में, क्योंकि पहले से एनवायरनमेंट तो रह नहीं गया। पहले कितना सेफ था हमारे लिए ये एनवायरनमेंट, है ना। पहले प्योर हवा मिलता था, हर कुछ प्योर मिलता था, लेकिन आज प्योर कुछ नहीं मिलता है। फिर एटीट्यूड, हमारा जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, उसे भी चेंज करना हमें बहुत ज़रूरी है। आजकल हम लोग बहुत मिसयूज़ कर रहे हैं एनवायरनमेंट का, तो हमारा एटीट्यूड चेंज करना बहुत ज़रूरी है। फिर स्किल, अगर स्किल नहीं होगा हमारे पास तो हम कैसे जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस आ रहे हैं उसे हम लोग कैसे फेस करेंगे, कैसे उसे बदलेंगे। फिर पार्टिसिपेशन, यानी कि हमारा भागीदारी कैसा होना चाहिए जो कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है एनवायरमेंटल साइंसेज क्या है ना। तो सबसे पहला तो सॉल्विंग द इशू रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, जैसे कि पॉल्यूशन, ये भी एक प्रॉब्लम है, जिससे डील करने में हेल्प करता है। ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम लोग अंधाधुंध यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो कोल हो गया या चाहे पेट्रोलियम हो गया।
फिर फूड प्रॉब्लम्स है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिर मेंटेन करना इकोलॉजिकल बैलेंस, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। तो ये सब सारे जो है ये मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आप एक एक करके पॉइंट पढ़ लेना फूड चेंज के बारे में। अगर मैं ज़्यादा डिटेल में बताऊँ तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल साइंस का क्या मतलब है, तो यहाँ पे स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल साइंस में नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, इकोलॉजी हो गया, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन हो गया, एनवायरमेंट पोल्यूशन एंड कंट्रोल हो गया, नेचुरल डिजास्टर हो गया। तो ये सब सारे हमारे स्कोप्स है। डेवलपमेंट हो गया है ना, सोशल इश्यूज इन रिलेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, फिर ह्यूमन पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंट। तो ये सब सारे हमारे स्कोप्स हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे जो आप रेड कलर का देख रहे हैं ना ये सारा, तो ये सब अभी करंट सिचुएशन है, इसे हमने सस्टेनेबिलिटी एम्फेसिस में चेंज करना है। तो अब जैसे देख लो कि पॉपुलेशन पोल्यूशन को लेके, क्लीन अप के लिए प्रॉब्लम हुआ तो पॉपुलेशन प्रिवेंशन कैसे करना है, वेस्ट प्रिवेंशन कैसे करना है, फिर हमें प्रोटेक्टिव हैबिट डेवलप करनी चाहिए, एनवायरमेंटल रिस्टोरेशन कैसे हो सकता है, लेस वो हम लोग वेस्ट किस तरीके से कंज्यूम करें या फिर डिग्रेड करें। तो इस सब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। फिर मैन एंड एनवायरनमेंट, तो मैन और एनवायरनमेंट का क्या है रिलेशन, तो मैन और एनवायरनमेंट के बारे में तो यहाँ पे आप देख लीजिए। नेचुरल कंजर्वेशन का मतलब क्या है ना, स्केयर्ड ग्रुप्स ऑफ अर्थ, या फिर इंडिया कह लो, या फिर वाटर स्टोरेज कह लो, वाटर रिजर्वर। तो वाटर रिजर्वर हमारा कितना कम है ना, कहीं पे पानी ऐसा होता है कि बाढ़ आ जाता है और कहीं पे सूखा हो रहा है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, तो ये सब हमारे वजह से हो रहा है। हम जो डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, पेड़ नए लगा नहीं रहे हैं ना। तो हमारे जो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फिशिंग्स, इकोलॉजिकल बैलेंस, तो ये सब सारे के बारे में। लास्ट जो टॉपिक है हमारा ओरिजिन ऑफ अर्थ, तो ये किसी किसी बुक में है, किसी किसी बुक में नहीं है। जिसके बुक में है आप देख लेना, और जिसके बुक में नहीं है वो आप इस टॉपिक को छोड़ सकते हो। तो इसमें थोड़ा सा मैं बता दूं कि अर्थ और अदर प्लैनेट्स के बारे में ये बिलीव की गई है कि ये जो है ना करीब करीब 4.5 मिलियन ईयर को ये बॉन्ड हुई थी, है ना, सॉलिड क्लाउड्स ऑफ डस्ट गैसेस ओवर द क्रिएशन ऑफ सन। परहैप्स यहाँ पे बताया गया है कि 500 मिलियन ईयर्स द इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो है ना वो सॉलिड था और रिलेटेड कूल होते होते ना वो पहले बहुत गर्म था और धीरे धीरे ये कूल होता गया। तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो मेन जो इसका इंग्रेडिएंट्स बताया गया है ये स्पेशली आयरन सिलिकेट्स है ना विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स, और बहुत रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है। मिलियंस ऑफ ईयर्स पास हो चुका है। एनर्जी रिलीज बाय रेडियो एक्टिव के बारे में बताया गया है कि मोस्ट ऑफ यूरेनियम है ना वगैरह वगैरह, पोटेशियम, तो इसके बारे में बताया गया। फिर ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में थोड़ा सा मैं और यहाँ पे देते रहा हूँ शॉर्ट में ताकि आप पढ़ सको, और मैं ज़्यादा बोलूँगा तो लेक्चर लंबा हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए गुड बाय।